डिजाइन के हिसाब से या उसके हिसाब से कम 100 साल। निर्माण कार्य के दौरान मंदिर बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर में जो मंदिर चलता है पूजा पाठ की सब चलती रहनी चाहिए। तो जीवीके में आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जीवीके के आने का सिलसिला भी बड़ा रोचक है। वो क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है, मुझे नॉर्थ ईस्ट में पहली पोस्टिंग मिली मिजोरम। हम लोगों का ऑब्जेक्ट वो यात्रा के टाइम पे वो सिरोमगढ़ को जो है यात्रा के लिए बहुत ही वो रहता था, बड़ा टफ जॉब था उनका। कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को अंत्येष्टि करने के लिए जाना होता है, पानी नहीं होता। इस तरह के काम अगर मैं कहीं और रखता तो मेरे को 10 लोगों से पूछना पड़ता ना। अब तो मेरी माँ फाउंडेशन में अपनी वो थी। श्रीनगर से जो इनका प्रेम है वो एक ऐसा है जैसे एक बेटा अपनी माँ से जो प्रेम करता है। आज हम आपके सामने एक अभियंता के साथ मौजूद हैं। एक ऐसा अभियंता जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जन्मा, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा चमोली जिले के अलग अलग विद्यालयों में पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए श्रीनगर आया और फिर मोहनगरी श्रीनगर का ही होकर रह गया। कहते हैं इसी मोहनगरी में महर्षि नारद को भी मोह लिया था। इसी श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य को देवी शक्ति ज्ञान हुआ और श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित माँ धारी के मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाले अभियंता सत्यजीत खंडूड़ी भले ही किडनियों में आई खराबी तथा उपचार के दौरान हार्ट की समस्या से जूझ रहे हों, परंतु उनका हौसला बुलंद है। श्रीनगर में होने वाले हर आयोजन में आयोजक उन्हें याद करना नहीं भूलते और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना अवश्य करते हैं। तो आइए उनकी संघर्ष यात्रा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है रीजनल रिपोर्टर के संघर्षनामा कार्यक्रम में। थैंक यू। और इसी कार्यक्रम के तहत मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बचपन कैसे बीता और कहाँ किन परिस्थितियों में, घर परिवार में कौन कौन लोग थे? बचपन तो जैसा आपने बताया, मेरा जन्म जो टिहरी में हुआ और पिताजी हमारे जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो उसके बाद फिर हम विभिन्न दशाओं में रहे। स्टार्टिंग में अल्मोड़ा में बहुत छोटा बचपन, जैसे तो क्लास 1-2 तक मैं अल्मोड़ा में शायद पढ़ा हूँ। और उसके बाद फिर मेरी जो, अगर इसको कहेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा, जिसको कहेंगे प्राथमिक शिक्षा, वो चमोली के पास एक अलकापुरी जगह है, वहाँ पे अब इंटर कॉलेज हुआ करता था। उस समय इंटर कॉलेज में तक 10th तक का स्कूल था। अच्छा। तो मैंने क्लास 3rd से लेके और 10th तक अलकापुरी चमोली में ही पढ़ा। और अलकापुरी से फिर फादर का ट्रांसफर जो है वो जोशीमठ हो गया। तो इंटरमीडिएट फिर मैंने जोशीमठ से किया और जोशीमठ से इंटरमीडिएट करने के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि श्रीनगर हमारा घर भी था, तो हम श्रीनगर आ गए। और श्रीनगर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, पीसीएम ग्रुप था। लेकिन उसी दौरान मैंने ये भी भरा हुआ था, डिप्लोमा जो होता ना, ये पॉलिटेक्निक का। तो मेरा जैसे फर्स्ट ईयर इसमें बीएससी कंप्लीट हुआ, उस दौरान मेरा डिप्लोमा में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने बेटर समझा कि मैं डिप्लोमा कर लूँ। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग से श्रीनगर से फिर मैंने डिप्लोमा किया और 84 से 87 तक। 87 जैसे मैंने किया तो वैसे मेरे को एक ऑफर आ गया। एक मेरठ में एक ब्रिज बन रहा था, यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन, एक रेलवे ओवरहेड ब्रिज बन रहा था। तो मैं उसमें चला गया और बस 6-7 महीने ही वहाँ पे काम किया होगा कि मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई ग्रेफ में, जिसको BRO भी कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। तो ग्रेफ में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद ग्रेफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पूना में है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बाद मुझे नॉर्थ ईस्ट में पहली पोस्टिंग मिली मिजोरम। तो मिजोरम बहुत अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह। हम लोग मिजोरम में, मैं करीब 3 साल से ज़्यादा मिजोरम में, 3-3.25 साल मिजोरम में रहा। और वहाँ पे हमने बेसिकली 88 से आप मिजोरम में? हाँ, 88 से मिजोरम में रहा, 88 से 91 तक। और 91 में मेरा ट्रांसफ़र जो है वो वहाँ से सीधे गौचर हो गया। गौचर में भी BRO का एक ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। लेकिन उसको BRO का क्या होता है कि छोटे छोटे डिटैचमेंट बना दिए जाते हैं जहाँ लोग काम करते हैं। जैसे 20-20, 30-30 किलोमीटर में एक छोटा सा ऑफिस बना दिया जाता है। वहाँ पे इंजीनियर्स रहते हैं, वो लोग रोड का काम कराते हैं। तो मेरे को
लकीली मेरे को कल्यासोड़ में तो बहुत अच्छा एक ऑफिस होता था, और उसका मेन जो कल्यासोड़ में ऑफिस था, कल्यासोड़ से अगर आप थोड़ा सा रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आता है, सिरोबगढ़। हाँ, तो मेन हम लोगों का ऑब्जेक्ट वो यात्रा के टाइम पे वो सिरोबगढ़ को जो है यात्रा के लिए बहुत ही वो रहता था, बड़ा टफ जॉब वो था। अब तो वो सिरोबगढ़ फिर भी काफी कम हो गया, उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो बहुत, अभी भी वो जैसे अगर बारिश होती है तो रोड ब्लॉक होती है, और उस अभी क्या हो गया ना, वो काफी मट्टी बह रही है उसकी, तो उस समय तक तो बहुत हाइट से आता था, तो बड़ा टफ होता था। फिर अभी तो बड़ी वो है मशीनरी और ये सब बहुत है। 91 में तो इतना सब कुछ नहीं था, अभी तो उस समय जेसीबी भी नहीं होता था। हाँ, एक होता था पे लोडर उसको बोलते थे, होता था जेसीबी टाइप, पर इतना ज्यादा एडवांस नहीं था वो, मतलब, या फिर वो आते थे D50 D80 डोजर्स आते थे, वो उनकी स्पीड जैसे ये है जेसीबी है जो आजकल की मशीन बहुत जल्दी मूव करती है ना, वो बेचारे पर धीरे धीरे चलते थे, फिर थोड़ा धक्का लगा, कोई रोड बंद हो जाए तो 2-3 दिन तो आराम से ऐसा होता था कि वो कभी कभी एक हफ्ते तक भी बंद हो जाता था, 2-3 दिन तो खैर होता ही था। तो वहाँ पर था, तो उस दौरान फिर क्या हुआ कि कल्यासोड़ में था मैं, और माँ धारी का मंदिर तो वहाँ पे है, तो आप ये समझ लें कि शायद हर संडे की सुबह जो है धारी देवी के दर्शन होते थे, और बड़ा अच्छा माँ के साथ फिर एक लगाव वहाँ पर हो गया। और फिर 93 में वहीं जब मैं कल्यासोड़ में था, तो 93 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। मेरी मिसेस तब पढ़ रही थी, B.Ed कर लिया था उन्होंने HNB से। HNB से। फिर B.Ed करने के बाद शादी हो गई, तो हमने कहा यार, उसने भी कहा मुझे भाई वो करनी है, मास्टर डिग्री करनी है म्यूजिक से, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम तो कल्यासोड़ में है, तो बस वहाँ से बस से आती जाती थी। उन्होंने फिर मास्टर डिग्री म्यूजिक से करी, बस फिर चल पड़ी लाइन। तो फिर उत्तराखंड आए तो फिर दोबारा नहीं, फिर दोबारा यहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया सिक्किम। अच्छा। यहाँ से जब मैं यहाँ आया, इसके बाद सिक्किम चला गया, तो सिक्किम में क्या हुआ कि कुछ दिनों तो मैं गैंगटॉक में रहा इनिशियली, पर फिर उसके बाद आप सिक्किम में जो तिब्बत बॉर्डर हम उसको कहें, चाइना तो नहीं कहेंगे, पर जो तिब्बत की तरफ हमारा बॉर्डर है, अब तो वो चाइना ने उसको ऑक्यूपाई किया रखा है उस जगह को। तो वहाँ पर क्या है कि एक नथुला पास करके दर्रा है हमारा, बहुत मतलब बहुत फेमस है नथुला पास। उस नथुला पास की जो बड़ी खासियत है उसकी ये है कि वहाँ वीकली, क्योंकि उधर भी तिब्बती लोग हैं और इधर भी बहुत से तिब्बती लोग हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब गांव हैं वहाँ पे तिब्बती के, वो आर्मी के साथ ही मिक्सअप करके टाइप रहते हैं। हर वीक में वहाँ पे जो हमारी वो होती है ना मेल, ये पोस्ट ऑफिस की जो चिट्ठियाँ होती हैं, या किसी ने कोई किसी को कुछ चीज़ भेज दी है, गिफ्ट भेज दिए, तो हर हफ्ते में बुधवार को है, मंगल या बुधवार को ऐसा कुछ दिन था, तो वहाँ पे क्या होता था, एक जैसे हमारा ये बॉर्डर इंडिया की लास्ट है, उधर चाइना का, उसके बीच में एक नो मैंस लैंड है। वो नो मैंस लैंड पे अभी तो वहाँ पर एक बहुत शानदार वो बन गया है, एक मतलब एक मीटिंग पॉइंट, जो कभी कभी उस जगह की 2-3 बड़ी वो है। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, वीकली क्या होता था कि यहाँ की डाक वाला, सिविलियन डाक वाला, वो यहाँ की डाक लेके जाएगा, वो बड़ा वो होता है, वो मतलब जस्ट लाइक ए फेस्टिवल, वो भीड़ होती है उसको देखने के लिए, यहाँ भी बहुत लोग होते हैं, वो चाइना से भी बहुत लोग आए रहते हैं उस फंक्शन को देखने के लिए। उसमें जो आर्मी वाले हैं वो एक लिमिट तक जाते हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं वो मान लीजिए 10 मीटर तक जाएंगे, बस खड़े जाएंगे, वैसे वहाँ चाइना वाले भी 10 मीटर तक आएंगे, बड़ा फ्रेंडली वो होता है, बहुत दोस्ताने तरीके से होती है। मतलब जैसे मोस्टली बॉर्डर्स में हाँ ऐसा होता ही होता है, जैसे आपने जैसे बाघा बॉर्डर में होता है, बाघा बॉर्डर में ज़्यादा लेवल पे होता है, वहाँ पे इतना नहीं होता, पर फिर भी वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है उसको देखने, लोग कहीं बाहर बहुत बाहर से आते हैं लोग। तो उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ से डाक लाता है, यहाँ से डाक लाता है, ये इसको अपनी डाक हैंड ओवर करता है, वो उसको अपनी डाक हैंड ओवर करता है, फिर वो एक रजिस्टर होता है, 2 रजिस्टर होते हैं, ये भी साइन करता है, वो भी साइन करता है, फिर वो वहाँ से उसके आगे चले जाता है, फिर वो फौज के साथ मिल जाता है, ये यहाँ से आता है फौज का, तो फिर वो डाक, फिर वो लोग जो होते हैं तिब्बती या चाइनीज जो भी है, वो अपनी अपनी डाक वो फिर उनके यहाँ पहुँचा देता है। तो वो एक बड़ा मतलब एक तरह का वो है, वो एक बड़ी खूबसूरत इवेंट है।
और मतलब उसको कोई, मतलब मैंने कभी वहाँ पे उस बॉर्डर पे कभी कोई वो नहीं देखा, कोई टेंशन नहीं। वो लोग भी बड़े खुश में रहते हैं, वो खूब हंसी मजाक करते हैं। वो बेचारे चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, नहीं इनकी बात जानते हैं, नहीं वो उनकी बात जानते हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, वो खूब वो कर रहे हैं। और इस दिन तो बिल्कुल। और उसके बाद वहाँ पे साल में एक बार इंडियन कमांडर्स जो भी वहाँ पे होते ना, वहाँ तो जैसे जोशीमठ है, जोशीमठ में एक ब्रिगेड है, मतलब जबकि वो बहुत बड़ा, अगर आप जाओगे तो ब्रिगेड बहुत बड़ी चीज होती है, एक ब्रिगेडियर उसका हेड होता है। तो वहाँ पर तो चाइना बॉर्डर के तो कई ब्रिगेड्स हैं वहाँ पे। तो जितने भी हमारे आर्मी के कमांडर्स हैं, उनके आर्मी कमांडर्स हैं, साल में एक बार उनकी एक मीटिंग होती है, मतलब ऐसे फ्रेंडली मीटिंग, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो अपने घर जाते हैं, तो ये नथुला, उस नथुला बॉर्डर पे हमारा, खैर ग्रेफ वालों का तो वहाँ पे कोई रहने का कोई मतलब नहीं था, बहुत हाइट है वो, तो उससे करीब 10-15 किलोमीटर ये कोपुक है जगह, कोपुक। तो वहाँ पर हमारा वो था, बेस कैंप था, और वहाँ से हम लोग उसका पूरा मेंटेनेंस देखते थे। और कई रोड थे, पर मेन हमारे पास नथुला वाली थी। जैसे वहाँ तो मई जून में भी बर्फ गिर जाती है, तो जो आर्मी वाले उनका राशन कैसे जाएगा, वो रोड साले BRO के पास है। उन रोड्स का मेंटेनेंस करना, उन रोड्स को साफ रखना, उन रोड को बिल्कुल ठीक रखना, गाड़ियों को परेशान नहीं। तो वहाँ पर मैं करीब 1.5 साल से ऊपर रहा हूँ। तो फिर वहां से फिर जब वापसी हुई, वहाँ से फिर ट्रांसफर, उत्तराखंड में, वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया जोशीमठ। अच्छा। और जोशीमठ में मैं करीब 2000 तक रहा। फिर 2000 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो जोशीमठ में भी किसी उसमें निर्माण कार्य में? हाँ, BRO में। अच्छा। इसी में, ग्रेफ में। पर उस वहाँ पर मेरी ड्यूटी निर्माण कार्य में नहीं थी, वहाँ पर मेरी ड्यूटी ऑफिस में थी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने 2000 में जॉब छोड़ दी। फिर 2000 से आप लगाओ करीब 5-6 साल मैंने एक फार्मा पर काम किया, फार्मा का कुछ होलसेल की दवाइयों का। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला, पर बाद में फिर मैं उसको नहीं कर पाया, या मेरा मन नहीं लगा, कुछ मेरे को उसमें लॉसेस हुए, तो मुझे वो बंद करना पड़ा, ऐसी स्थितियाँ आई। तो उस दौरान थोड़ा सा मैं, बड़ा टफ लाइफ रही मेरी, बहुत मतलब उससे गुजरा, मैं परेशानियों से गुजरा। पर मेरे साथ हमेशा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी जो वाइफ है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट। मतलब वो एक ऐसा दौर था कि बहुत कठिन दौर था मेरे लिए, वो 5-6 साल का दौर, 5-6 साल का नहीं, लास्ट के 2-3 साल का दौर। और उन्होंने मुझे फिर बहुत मोटिवेट किया। मेरी मिसेज ने कहा, यार आप बेसिकली इंजीनियर हो, तो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में दोबारा जाना चाहिए। तो मैं जो आपको इससे पहले बता रहा था ना, कि उससे मैं फिर एक, हमारे दोस्त थे कंडारी जी, उनका काम चल रहा था, मैं जो बताया वो देवाल से आगे, हाँ। देवाल से आगे कुनार बैंड से घेस तक, वहाँ पे पहले रोड नहीं थी, तो कुनार बैंड से घेस की एक रोड पड़ने की, उनको भी वो इंजीनियर नहीं मिल रहा था, कोई एक्सपीरियंस। तो ऐसी बातचीत, उन्होंने कहा खंडू जी आप देख लो उस काम को, मैंने कहा चले जाते हैं। बहुत टफ था वो वाला पीरियड भी, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत टफ था। जहाँ पर मैं रहता था उसके अगर बगैर कोई घर नहीं थे, तो वहाँ पे समझ लो कि बाघ की आवाज़ 6 बजे के बाद अगर आप दरवाजे बंद कर लो तो ऐसे गुजरते थे वहाँ से, एक नहीं कई। और ये खास तौर पे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है, भालू। तो 6 बजे के बाद आपके लिए मूल रूप से कर्फ्यू होता था? कर्फ्यू, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे श्रीनगर में चल रहा था। जिनके घर पे मैं रहता था वो बेचारे भी मतलब बिल्कुल ऐसा करते थे, क्योंकि उन लोगों को तो बड़ा वैसे रहती है ना, वो लोग तो बहुत टफ होते हैं। पर जिस बिल्डिंग पे मैं रहता था और कोई नहीं रहता था, वो शाम को सब, उनका गांव था, वो सारे गांव चले जाते थे, तो वहाँ केवल अकेला मैं, तो मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देते थे। बल्कि पहले तो उन्होंने बाहर से बंद कर देते थे कि साहब आप कहीं जोश में बाहर आ गए या ये आ गए। जब वो सुबह आते थे तब खोलते थे, तब मैं बाहर आता था। इतना वहाँ पर टफ था, कुनार बैंड जिसका बोलता। अब तो खैर वो जगह बताते हैं, कई मकान बन गए थे। तो वहाँ से घेस के लिए एक रोड कटनी थी, तो उस रोड पे मैंने इनिशियल कटिंग जिसको बोलते हैं उसमें काम किया, करीब 1-1.25 साल में वहाँ पे रहा। और उसी दौरान मेरे पास एक्सपीरियंस जो था, बहुत से मित्र मेरे बहुत अच्छी पोस्टों पे थे, तो सबने कहा यार तुम वहाँ कहाँ परेशान हो रहे हो। तो एक ऑस्ट्रेलियन, एक यहाँ पे क्या था ना, एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी क्या करता है, जैसे रोड्स के लिए
वाटर सप्लाई के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस देता है। लेकिन वो क्या करता है कि वो ऐसा नहीं कहता गवर्नमेंट को कि तुम काम करोगे, गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट काम, लेकिन वो उनके ऊपर एक कंसल्टेंट रख देता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलते हैं, पीएमसी। मतलब वो उनको चेक करते रहते हैं सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उनकी पोस्ट आई हुई थी, मैंने ऐसे फॉर्म भर दिया, मेरा हो गया सिलेक्शन। तो फिर बस फिर वो काम छूट गया गैस वाला, फिर मैं इधर आ गया। और उसके लिए मैं बेसिकली कभी पौड़ी रहता था, कभी लेंसीडाउन रहता था, कभी नंद प्रयाग घाट, बहुत से रोड थे। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उत्तराखंड गवर्नमेंट का रोड्स में, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कर रहा था। तो वो उसमें कई रोड थी, नंद प्रयाग से घाट वाली रोड तब तो बहुत ही खराब थी, उसमें भी हमने बहुत काम किया। पोखरी से लेके कर्णप्रयाग एक रोड है, एक पोखरी से पीछे जो पोखरी पुल से हाँ, नीचे वाले पुल से। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। वो थी। एक इधर से जब हम रुद्रप्रयाग से पोखरी चले जाते हैं, हाँ, एक रुद्रप्रयाग से जाते हैं, कोटेश्वर के ऊपर से हाँ, दौड़े, उस रोड पर भी काम किया। नंदप्रयाग घाट पे काम किया। एक जब हम वहाँ के जाते हैं ना कोटद्वार के लिए, तो कोटद्वार दुगड्डा से पहले फतेहपुर पड़ता है। फतेहपुर। तो फतेहपुर इनिशियल पॉइंट है लेंसीडाउन के, तो फतेहपुर से लेंसीडाउन वाली जो रोड थी उस पर भी काम किया। बस फिर मैं अपना इस फील्ड का आदमी था, फिर मैं घुल गया इसी में। फिर मैं वहीं से एक दूसरी कंपनी थी, उसमें वो वैसी कंपनी थी, मतलब प्राइवेट कंपनी जैसी होती है। फिर मैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर लग गया। फिर उसके बाद एक दूसरी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर लग गया। फिर मैं इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, जीवीके में मैं अब जीवीके में आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जीवीके में आने का सिलसिला भी बड़ा रोचक है। वो क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं धारी गांव के, मिस्टर पांडे, वो बैंक मैनेजर है। वो तब भी बैंक मैनेजर था, श्रीनगर में या कहीं थे वो आसपास। तो तब क्या हो रहा था कि जो धारी देवी के मंदिर का निर्माण कार्य की भूमिका रखी जा रही थी, वह निर्माण कार्य शुरू करना है। अब गांव वाले कोई अपोज में थे, कोई उसमें थे, पर तब गांव वालों का और जीवीके के बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो इधर मैं धारी गया हुआ था, तो बहुत सी भीड़ देखी मैंने, तो पांडे जी मिल गए मुझे वहाँ। चंडी प्रसाद पांडे नाम है उनका, मेरे बचपन के दोस्त। तो बहुत अच्छे आज तक, मतलब जैसे होते हैं ना बचपन के कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा, मेरे आज तक उनसे बहुत अच्छे रिलेशन। तो पांडे जी भी आए हुए थे वहाँ पे। अरे उन्होंने कहा चलो यार अब वापस साथ चलेंगे, जब तुम यहाँ आए हो मंदिर। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे गाँव में मीटिंग है, तुम भी चलो। 10 की बात रही होगी। 2010 की बात। मैं चला गया उनके साथ मीटिंग में। तो उन लोगों के गांव वालों की मीटिंग हो रही थी, मैं करीब पीछे जहाँ मीटिंग चल रही थी उसके करीब 10-15-20 मीटर पीछे एक चेयर लेके मैं बैठ गया। मैं सुन रहा था गांव वालों की उनकी बातें। मुझे लग रहा था मीटिंग खत्म हो तो हम चलें श्रीनगर। तो तब तक वहाँ पे तो बहुत से जीवीके के अधिकारी बैठे हुए थे, गाँव के कई लोग बैठे हुए थे, सीनियर लोग बैठे हुए थे। तो आपस में बात कर रहे थे यार कि हमको कोई इंजीनियर ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो यहाँ पर रह के, जिसका मतलब यहाँ से अच्छा टच हो, और जिसने जो यहाँ का भी हो, और जो ऐसा भी हो कि भाई करा भी पाए काम। ऐसा ना हो कि काम ही नहीं करा पाए, और पब्लिक के साथ भी रहे, काम भी हो, इंजीनियर भी अच्छा। ऐसी बातें चल रही थी। तो पांडे जी ने कहा साहब एक इंजीनियर वो बैठा है पीछे, अब आपको पसंद आता है तो बुला लो, उससे बात कर लो। तो जो जीवीके के CEO थे मिस्टर प्रसन्ना रेड्डी, उन्होंने किसी को भेजा, मुझे बुला रहे। मैंने कहा मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरे क्या लेना देना। बोला साहब पता नहीं आपको बुला रहे, मिल लो एक बार। तब तो मुझे लगा यार छोड़ के आ जाना, पर मैं फिर चला गया। मैं गया तो उन्होंने नॉर्मली पूछा मुझे क्या एक्सपीरियंस है। यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है आपका। बोला कल्लेछोड़। मैंने कहा सब कल्लेछोड़ में मैं 5 साल कंटिन्यू था। फिर वहाँ जितने लोग थे उन्होंने कहा ये तो हमारे अपने आदमी। अरे होते ही लोग जरा जोश में भी आ जाते हैं ना, देखो ना गाँव के लोग तो बहुत होते हैं बेचारे, भोले होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। तो कई लोगों ने बोल दिया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझसे उन्होंने पूछा आप मेरे को शाम को मिल सकते हो। मैंने कहा हाँ मिल लूँगा, मैं श्रीनगर रहता हूँ। उन्होंने कहा आप शाम को आइए टॉक में आइएगा। और वहाँ पर उन्होंने गाँव वालों को कह दिया भाई ये हमने सेलेक्ट कर दिया, अब ये यहीं पे रहेंगे और यही इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो इस तरह से जीवीके में आना हुआ। फिर मैं उनसे मिला। खैर जब उन्होंने ये बोला तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरे को अगर माँ के मंदिर में काम करने का, वैसे भी मैं मतलब पहले भी माँ का बहुत तो था, मतलब पहले से बहुत तो था। तो फिर मैंने मिसेस को बताने का ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत भाग्यशाली है, ऐसा होता। तो बस फिर मैंने, जबकि जहाँ तक सैलरी और चीज़ थी, मैं जहाँ जिस जॉब कर रहा था मैं उसमें ज़्यादा थी,
जीविका में कम थी, पर केवल मैं इस इंटरेस्ट में कि यार माँ के मंदिर को अच्छे से बनाएंगे और पूरी अपनी ऑनेस्टी के साथ दिल लगा के, जो होता ही है, भावनाएं भी थी हमारी। तो कितना बड़ा चैलेंज था बहुत नदी के बीच में वो जो पोल। नदी के बीच वाला चैलेंज तो मैं आपको समझाता हूँ, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नदी के बीच में नहीं था। उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज तो ये था कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जीविके और गांव वालों के जो रिलेशन थे तो वो भी ज्यादा मतलब बहुत एक तनाव की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और दूसरा उसमें कई अन्य लोगों का जो मतलब इस तरह के लोग, आप जैसे उमा भारती जी, अब कभी उमा भारती जी आके बैठ जाती थी वहाँ। अब उमा भारती अगर वहाँ बैठ गई तो आपको पता क्या कर सकते हैं। उस समय तो मिनिस्टर भी थी वो और बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट थी, वो कभी आ जाते थे, कभी जो है कितने बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, बीजेपी के कहूँगा मैं या कहूँगा मैं तो धार्मिक लोग से जुड़े हुए। वैसे तो खैर अगर आज वो मंदिर बना है तो केवल बीजेपी की गवर्नमेंट, जब ये खंडूरी जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी बदौलत थी। खंडूरी जी ने बहुत उसमें इनिशिएट किया था और उनकी ही बीजेपी वालों की ही उसकी वजह से बन भी पाया था, नहीं तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर बन पाता। उसमें कुछ तो मतलब जो भी होता उसका और सोल्यूशन कुछ होता, पर वो चैलेंज था। फिर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इतना बड़ा निर्माण कार्य कर रहे थे, मतलब उसमें 24 कॉलम्स हैं और जिन पे वो मंदिर बना हुआ है 24, और किसी का डाया 2 मीटर है, किसी का डाया 1.5 मीटर है, किसी का डाया 2.25 मीटर, इस तरह से उनके डाया थे अलग अलग। डिजाइन था वो रुड़की का, रुड़की IIT रुड़की का डिजाइन था। तो मंदिर समिति थी उनका भी एक वो था और सब लोगों का, पब्लिक का भी था कि भाई निर्माण कार्य के दौरान मंदिर बाधित नहीं होना चाहिए। मतलब मंदिर में तो मंदिर चलता है, पूजा पाठ की सब चलती रहनी चाहिए। और माँ भगवती की इतनी असीम कृपा हुई कि उतना बड़ा मंदिर बना। मैं आपको अभी मैंने कुछ दिनों पहले को मेरा उसमें देखा था, उसमें अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो। उस स्ट्रक्चर में अब मेरे को लगता है हमने कैसे काम किया होगा, और इतनी बड़ी कृपा रही कि ना तो किसी लेबर, इतना ह्यूज काम में मैं आपको बताऊं, मैंने तो सिविल इंजीनियर का बहुत काम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कभी कोई घटना या ऐसी ना, पर उसमें इतना एक मतलब मेरे को नहीं लगता है किसी को इतनी खरांच भी आई होगी उसमें इतने बड़े निर्माण कर। और कितनी हाइट पे थे, हाइट पे अभी अभी लगता है ना वो, अभी तो वो पिलर छुप गए नदी के बीच में। अगर आप उनको वैसे देखोगे तो 24 मीटर के पिलर है। अब 24 मीटर ऊपर भी तो काम किया होगा ना किसी ने चढ़ के, या कैसे भी किया होगा 24 मीटर ऊपर काम करना, वही वो चैलेंजिंग बहुत टफ था। और वहाँ पे राउंड क्लॉक काम होता था हमेशा, और बड़ी ये सब रहती थी कि लोगों को दर्शन भी अच्छे से हो जाए, किसी को कोई वो भी ना हो, परेशानी भी ना हो। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कंपनी ने करी हुई थी। हम लोगों ने अपना पूरा अपना जितना भी विवेक था उसको लगा के करा, और धीरे धीरे हुआ, बहुत धीरे हुआ काम। कई बार वहाँ पे हड़तालें हो गई, कई बार गवर्नमेंट ने रोक दिया, कई बार पब्लिक ने रोक दिया, कई बार किसी ने रोक दिया, कई बार किसी ने रोक दिया, पर अंततः बन गया। बहुत अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर बना। और मैं तो उसमें मतलब ये आप लगा लो कि जब मैं उस वहाँ से तभी निकला जब मेरी तरफ से मतलब कंप्लीट हो गया। और छोटे मोटे काम तो भी चल रहे हैं वहाँ, वो अलग बात है, पर हमारे मतलब मेरे टाइम पे पूरा मंदिर जो उसका स्ट्रक्चर है मंदिर का बेसिकली, जब हम जाते हैं ना पुल से, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो तो LNT ने बनाया। मतलब हम सुपरवाइजर हम ही थे, मतलब हमारा सुपरविजन था, पर LNT कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, तो इसलिए वो बन भी पाया क्योंकि LNT इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उन लोगों ने उसे बहुत अच्छे से बनाया उसको। और एक चीज मैं वैसे बताऊँ आपको, उसका जो एज जो उसकी है मंदिर की, वो जो डिजाइन के हिसाब से या उसके हिसाब से कम 100 साल। अच्छा। और 100 साल के बाद भी उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी, सब कुछ ठीक होता रहेगा तो सालों साल चलेगा। 100 साल मिनिमम ही थे उस मंदिर की।
उसके बाद फिर 9.5 साल वहाँ करके जब ये सब हो गया तो फिर मुझे लगा जीवीके में कोई काम रह नहीं गया था। जीवीके ने तो मुझे खैर तो कंटिन्यू कर रहे थे, तो मुझे फिर वही मेरी वो रही श्रीनगर की सेवा करनी थी। हाँ, इस दौरान एक काम और हुआ। जब मैं जीवीके में ही काम कर रहा था तो मैंने जीवीके से परमिशन ली थी और एक आपने जो श्रीनगर में वो बनाया है नथाना वाला पुल। नहीं, नथाना वाला पुल नहीं, जो श्रीनगर में घाट बना है। हाँ, अलकेश्वर घाट। तो बहुत से घाट बने थे। अलकेश्वर में बना, 2 घाट कीर्तिनगर में बने, पुल के इस साइड भी, डाउन स्ट्रीम में भी। अलकेश्वर वाला तो नमामि गंगे का। हाँ, मैं वही आपसे बता रहा हूँ। मैं उसमें चीफ कंसल्टेंट था। अच्छा। जो श्रीनगर का तो सब काम किया। अच्छा, ठीक। वो असल में मैं इसलिए उसमें चीफ कंसल्टेंट रहा कि उस समय क्या था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पीएमसी टाइप जैसे देखने वाली है ना, उनके पास था वो काम। तो वो लोगों ने धारी में भी काम करना था, इधर उधर आए, तो उन्होंने उनको मेरा काम करने का तरीका कहो या मेरा नेचर बिहेवियर देखो, उनको बड़ा इंटरेस्ट हुआ। उन्होंने कहा ये आदमी जो है, श्रीनगर में कम मुश्किल था काम करना 20 बाजार में, हर ठेकेदार आ जाए या ये आ जाए, और कई दिक्कतें थी वहाँ। तो उन्होंने हमसे ये किया, तो मैंने जीवीके से एक वो ली थी। मैंने कहा सर एक शॉर्ट पीरियड के लिए करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप वहाँ भी करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे काम में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेट जॉब था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, वो जो घाट जो बना था तो उसकी अगर एक हिसाब से मिनिमम एज की बात करें तो घाट की वजह तो किसी भी सिविल स्ट्रक्चर को जो हम बनाते हैं, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, उसकी एज हम लेके चलते हैं 100 ईयर्स। पर उस घाट की तो ऐसा नहीं था। उसमें एज ये कोई ऐसा फैक्टर उसमें नहीं था, क्योंकि उसका तो ये था कि भाई ये इनकी वो थी अपने घाटों को बनाने की। उस समय ये थी ना अपनी, उस समय नमामि गंगे की मिनिस्टर थी। हाँ, मतलब जैसे अगर वो मैं उसकी मैं वर्तमान स्थिति बोलूँ, हाँ, वर्तमान तो बिल्कुल, हाँ, पानी पूरा ऊपर तक आता है मंदिर तक। वो तो उसमें तो कई दिक्कतें उस समय हम लोगों ने भी बहुत कुछ बोला था। पर उसका स्थिति ये है, अगर आप उस घाट को इधर बना देते ऊपर की तरफ, जब पानी ना आए, तो फिर घाट का मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जब गर्मियों के ठंडियों के टाइम पे तो घाट एक कोने में हो जाता, नदी वहां चली जाती। सर नदी तो अभी भी उसमें है ना, तो अभी भी नाले की स्थिति, मतलब नदी तो अब डैम की वजह से, हाँ, नदी की जो वही मैंने बोला ना, तो डैम की वजह से है ना। तो घाट के लिए तो प्रॉपर उसका ये होता है, जो हाइड्रोलिक डाटा लेके कि भाई पानी कहाँ तक आएगा, क्या आएगा, वो करके बनाया गया था वो। और कॉन्सेप्ट अच्छा था वो। उस घाट का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो उसके सफाई के लिए था। उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक क्रिमिनेशन का पॉइंट भी बना है। अब बहुत कम लोग करते हैं उसमें, वो सब टूट भी गया। हाँ, बहुत कम लोग भी करते हैं उसमें। मतलब उसको अगर मेंटेन किया, उसमें असल में दूसरा मैं आपको बताऊँ उसमें क्या था, घाट जब बने थे ना, तो बनने के बाद उसमें ये था कि मतलब वो जितना एरिया में जो बना हुआ था वो भी बह चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट। उसके जितने पत्थर लगे थे वो भी साफ हो चुके हैं। और आधी रेलिंग ना साफ सारे है। तो नहीं हुए, काफी नहीं, सारे नहीं, मतलब एक हिस्सा ना, शुरुआत का एक हिस्सा इनिशियली हाँ उनमें हुआ है। और पर गेट रूट तो वहाँ पे है। अभी तो मैंने देखा पिछली बार कुछ वहाँ पे पेंटिंग भी बन गई है, हाँ, काफी अच्छे से मेंटेन था। वो अभी ये बीच में शुरू करा उन्होंने। हाँ, उसको कर रहे हैं, मेंटेन करेंगे उसको। पर वो असल में होता क्या, हर साल होगा। होता क्या है, जैसे हम लोग भी घाट जाते हैं ना, आप समझ रहे हो ना। देखो हमारी, आपको मैं बताऊं, जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे ज्यादा पानी और सबसे ज्यादा वेग जो है वो अलकनंदा है। और अलकनंदा का है किसकी वजह से? पिंडर की वजह से। अगर आप नंद प्रयाग यहाँ देखोगे तो नदी में वो नहीं है, जैसे पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग, वो बिल्कुल इसका वही चेंज कर देती है, इसकी मतलब केमिस्ट्री चेंज कर देती है बहुत ज्यादा। क्योंकि पिंडर में तो बहुत वो है ना, बहुत तीव्र है पिंडर। तो वो तो होना ही था। पर उसके लिए क्या था कि उसकी एक मेंटेनेंस, वो जो घाट बने थे, मैं आपको बताऊं, पता नहीं आप लोगों को पता, उन घाटों को बनाने के पीछे ये था कि भाई गवर्नमेंट बनाएगी और मेंटेनेंस के लिए देगी नगर पालिका को। अब उस समय वो लेटर भी थे मेरे पास। मैंने तो बहुत दिनों तक भी वो लेटरों को चलाया कि नगर पालिका वाले ले लें,
डीएम के पास हम गए। खैर, अब श्रीनगर में तो कहा नगर पालिका नगर अब तो निगम का ही खत्म झगड़ा है। वही झगड़ा चल रहा है। बाकी राजनीति कुछ चरम पे है। हाँ, वो तो खैर अलग चीज है वहाँ। हाँ, वो खैर एक अलग अलग विषय तब उस है। समय अगर वो चाहते ना तो वो ले सकते थे। नगर पालिका अगर लेती थी तो नगर पालिका को फंड मिलना था फिर नमामि गंगे से। आज जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। तो श्रीनगर के नगर पालिका ने वो नहीं लिया। हाँ, कहीं की नगर पालिका ने भी नहीं लिया। आप अगर जब देवप्रयाग से आते ना, जहाँ पे संगम है, संगम के बाद आप ऊपर खड़े होंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी 2 घाट बने, बहुत खूबसूरत बने थे देवप्रयाग वाले घाट, बहुत खूबसूरत, मतलब सच में बहुत खूबसूरत। और वो थोड़ा सा ऊपर भी थे, वहाँ पानी कम भी जाता था पानी। हाँ, पर अब जैसे पानी गया, पानी के बाद रेत जम गई। अब नगर पालिका ने कभी उस रेत को नहीं हटाया तो खत्म हो गया। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट और ठीक अलकेश्वर घाट के वाला पुल भी। हाँ, फिर मैं वो रहा, उसके बाद मैं यहाँ गया। फिर इत्तेफाक से जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा, रेलवे में भी यही स्थिति थी कि रेलवे वालों को भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो पुल में भी एक्सपर्ट हो और सोशल इंजीनियरिंग। मतलब मेरे साथ ये था कि मेरे को किसी ने भी रखा, चाहे वो जीवीके ने रखा, नमामि गंगे ने रखा, रेलवे ने रखा, उन्होंने मुझे प्योर इंजीनियर किसी ने नहीं रखा, प्योर सिविल इंजीनियर। मतलब जिसने भी रखा मुझे, सिविल इंजीनियर एक तरफ था तो सोशल इंजीनियर एक तरफ था। मतलब उनका ये था हमेशा कि उस समय जो इनके वो थे यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सीपीएम, तो उन्होंने हमसे यही बात कही थी। जब उन्होंने कहा भाई मेरे को इंजीनियर तो बहुत मिल जाएंगे खंडूर, इंजीनियर की कोई कमी नहीं, आप तो डिप्लोमा हो केवल, मेरे पास तो सारे एमटेक बीटेक और पीएचडी है। पर मुझको तो ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ पे सोशल इंजीनियर तब गाँव वालों को भी कंट्रोल में रखे, पब्लिक को भी कंट्रोल में रखे, कभी घपला हो जाए तो उसमें भी हमारी हेल्प करे और हमारी पुलिस बन जाए। तो जो मैथाना वाला ब्रिज है, मेरा अपना सोच है कि उसमें सबसे कम वो हुआ अल्लाहबाद। वो लोगों ने भी कोऑपरेट किया, हमने भी बहुत मेहनत करी। हमने पुल शुरू करने से पहले एक एक घर में गए, लोगों को पहले समझाया, फिर उसके आपको मेरिट डिमेरिट्स बताए लोगों को कि बस पुल के क्या फायदे हैं, नुकसान भी हैं, तो फायदे क्या हैं वो भी समझाए, लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया। मैं शायद उसमें कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ, जहाँ मैं महीने में 1-2 बार में नहीं जाता रहा हूँ, जहाँ कभी किसी के चाय पी तो किसी के किसी ने कफली बना रखे तो लोग बताओ खंडू जी का बात कफली बात बनी साहब आज कफली बात कह जा। तो इस तरह से बहुत वो रहा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मुझको किसी भी कंपनी ने अगर रखा तो ऐसे इंजीनियर ने रखा, क्योंकि मेरे पास एज ए इंजीनियर कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, डिप्लोमा में सिंपल था। कभी मैं इंजीनियरिंग न मेरे को मौका मिला करने का, ना मेरे दिल में आया कभी कि मैं, करते हैं लोग EMI करते हैं, वैसे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि। और मैं जब रहा तो मेरे साथ सारे जितने मेरे अंडर होते थे बेचारे, वो डिग्री डिप्लोमा, यहाँ तक कि ये गेट क्वालिफाई ये सब होते थे वो इंजीनियर। मतलब जो बेचारे हमारे रेलवे की तरफ से, हमारे तो वो कह, हम तो उनके वो थे, वो हमारे क्लाइंट थे, पर मैं बता रहा था बेचारे जो थे, हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, छोटी छोटी पोस्टों में थे। तो मतलब बेटे को जिसने भी वो किया, सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा, और सिविल इंजीनियरिंग तो खैर ऐसा था कि वो तो मेरा वो था, मतलब मेरा वो तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उसमें था। मेरी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी बहुत बड़ी नहीं थी, सिंपल डिप्लोमा। और ये था कि मैं अपने आप को काफ़ी सफल मानता हूँ इंजीनियरिंग के फील्ड में या इस फील्ड में। अपनी होल लाइफ में मैंने जितना भी काम किया मैं, और वो हर जगह मैं बहुत मतलब अच्छे काम किया। आपके सामने हैं सारे काम, सारे देवी मंदिर है, ये 2-3 पुल हैं, कई रोड सबने बनाई हैं, कई रोड। तो जैसे कि आप पहाड़ में रहे और पहाड़ का जो भी जीवन है, बल्कि श्रीनगर में आप मुझसे ज्यादा समय मतलब मेरा पढ़ाई का भी रहा श्रीनगर में, और मेरा कर्म क्षेत्र भी श्रीनगर। मैं वही मतलब एक श्रीनगर वासी होने के नाते एक सवाल जो मुझे बार बार वो लगता है कि मतलब जैसे आपने कहा कि वो जो पुल है या जो भी निर्माण कार्य अभी तक आपने किए, तो अगर उसको मैं एक व्यक्तिगत रूप में बोलूं, मतलब तमाम, चाहे वो जीवीके हो चाहे वो कैसे भी हो, एक व्यक्तिगत रूप में अगर मैं आपको बोलूं,
तो आपको कितना सक्सेसफुल लगता है और क्या उसके डिसएडवांटेज लगते हैं? जैसे मैं जब सूखी नदी देखती हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। हाँ, ये बिल्कुल 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 वो आप बिल्कुल अपनी और जगह मैं पे जब बिल्कुल सही जब हैं। मैं लेकिन उसमें मैं गलती ना, उसमें क्या है, होता क्या है, जब कोई डीपीआर बनती है, मतलब जब इनिशियली जो भाई ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनती है और उसके बाद जब डैम या ये डिजाइन किए जाते हैं, क्या होता है कि वो सब लोग भाई बड़े बड़े लोग बैठते हैं उसमें, तो कुछ छोटे हमारे जैसे तो बैठते नहीं। उसमें गलतियां कहाँ होती हैं या कहाँ हुई है उसमें जो आप सूखी नदी की बात कर। सूखी नदी है नहीं नहीं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट में मलेथा के जो रेत वगैरह एक पॉइंट पर उसमें क्या था कि इन्होंने एक भाई डैम में क्या है, श्रीनगर में जहाँ पे मेन डैम बना, डैम ने मैक्सिमम पानी में एक टनल बनाई, टनल से अपने यहाँ पे लाई और यहाँ पे अपना जो डैम नीचे टरबाइन लगाई, उसकी टरबाइन घुमाने के लिए उसने उस पानी को डाल दिया। अब होना क्या चाहिए था कि वो कितना पानी छोड़ेगा, डैम के लिए उसकी तो लिमिट है ना, उसको अगर इतना पानी नहीं मिलेगा प्रेशर ही नहीं बनेगा। लेकिन ये तो हमारी वो थी कि हम लोग जो इंजीनियर्स थे, जिससे भी डीपीआर बनाए, उनको ये करना चाहिए था कि भाई इतना क्यूसेक पानी इसमें कम से कम छूटना चाहिए, और तब ये उस समय कल्पना करनी चाहिए थी कि अगर इतना पानी छूटेगा तब जाके पानी कहीं नदी में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ डिसाइड नहीं है, उसके साथ डिसाइड है कि इतना पानी छोड़ेगा, और जितना पानी छोड़ता है वो उतनी बड़ी नदी है हमारी, इतना चौड़ा स्पान आ जाता है आगे जाके, उस पानी का तो पता ही नहीं चलता। अब तो लोग पैदल पार कर देते हैं नदी को, वहां पे आप ये सुपाना या नीचे आकर आप देखें, ये है दिक्कत। जैसे बीच में शारदा घाट से बिल्कुल, लेकर के वो तो लोग चौरास पहुंच जा चौरास पहुंच जा रहे हैं। पुल क्यों है समझ नहीं आ रहा। पुल समझ, और जब नहीं होता पुल की वो तभी होता जब नदी में पानी होता है, जब रेनी सीजन में, तो वो तो है, वो डिमेरिट्स तो है, उसमें कोई शक नहीं। पर ये होना चाहिए था उस समय कि भाई पानी ज़्यादा छोड़ने की कंडीशन रखनी चाहिए थी, तो वो तो फिर बाध्य होता, उतना पानी छोड़ना पड़ता, उसको उसकी बिजली बनती है नहीं बनती। कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को अंत्येष्टि करने के लिए जाना होता है, पानी नहीं होता, ऐसा भी होता है। वहाँ भयंकर स्मेल आती है बहुत, इसमें वो छोड़ देते हैं लोग, क्या करेंगे। घाट घूमना तो मतलब ऐसा लगता है और बीमार हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। वही फिर बड़ी भी वो समस्या है। अलकेश्वर में तो ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे उधर नहीं करते जहाँ घाट होना, फिर भी वो थोड़ा सा ठीक। घाट में कोई नहीं जाता, सब वो थोड़ा सा ऊपर ही जा करके, हाँ, क्योंकि पानी वहाँ पे रहता है, वो जो रहता है वो बहुत कम स्मेल और ये सब रहता है। है। अच्छा, तो परिवार में और कौन कौन है? परिवार में फादर की तो हमारी डेथ हो गई, मदर है उमा खंडूरी नाम, मदर हमारे साथ ही रहती है यहाँ पे, और करीब 86 ईयर ओल्ड है और स्वस्थ और हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो तीन हाँ, भाई। मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं जिनका ये फ्लैट है जिसमें हम बैठे। अच्छा। वो फॉरेन सर्विसेज में थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। अच्छा। वो IFS से रिटायर हुए। और दूसरे भाई मेरे इंडियन नेवी में थे, वो इंडियन नेवी से कमांडर रिटायर हुए। अच्छा। और तीसरे भाई मेरे अकाउंट्स में थे, वो BSF में सीनियर अकाउंट ऑफिसर रिटायर हुए। चौथा। अच्छा। सब लोग मतलब वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा है, और मतलब जॉइंट फैमिली हमारी अभी आप समझिए एक तरह से। और जैसे मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है तो बड़े भाई साहब तो खैर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो बड़े भाई साहब के साथ ही वो स्टिल अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी नहीं करा, तो हमारे तो बिल्कुल फादर की तरह है। और भाई लोग भी हमारे बहुत, मतलब एक कॉल पे सब लोग आ जाते हैं, जैसे होती है पहाड़ी फैमिलीज में होता है जैसे। तो फिर इतना व्यस्तता है कि गाँव वालों को समझाना है, हाँ। कभी मंदिर बनाना है, कभी पुल बनाना है, कभी सड़क बनाना है। मतलब इस बीच में मैं आपको इतनी तेजी से ये सब घटित हुआ ना कि कभी मैं अब बैठता हूँ तो मुझे लगता है इतना काम कैसे करते थे। और फिर इस बीच में अब महा फाउंडेशन भी महा फाउंडेशन भी खड़ी करती तो है। ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? और मतलब मैं भी इस तरह के काम करने के लिए पहले से मन में बड़ी इच्छा रहती थी कि यार मैं इस तरह के काम करूँ कुछ। फिर मिसेज का बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा एक बना लो। फिर मैंने उसको प्रॉपर महा फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करवा रखा है, ऐसा नहीं है, रजिस्टर्ड NGO है। अच्छा।
और फिर दिमाग में मैं किसी और के साथ भी जुड़ सकता था, रोटरी क्लब में भी जुड़ सकता था, ये वो लोग भी अच्छा काम करते हैं, मेरी मिसेज है रोटरी क्लब की मेंबर हैं, लेकिन मैं किसी के साथ ऐसे, क्योंकि मुझे लगता था यार कि मेरे को उनकी तरह ही करना पड़ेगा, मैं अपने मन की नहीं कर पाऊंगा। अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कभी किसी ने मुझे कहा, जैसे कोविड के टाइम पे उनका फोन आया मुझे कि सर हमारे यहाँ 1-2 बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो कईयों को तो हमने एडजस्ट कर दिया, पर अब कितने वो करेंगे, वो फीस नहीं दे पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, उनकी 20-25 हज़ार फीस है साल भर की, तो आप देखो कुछ फाउंडेशन से कुछ रुपये। मैंने कहा मेरे फाउंडेशन में हम किसी से पैसे तो लेते नहीं, उस फाउंडेशन में जितना भी पैसा लगता है वो मेरी और मेरी मिसेज की सैलरी से लगता है, दैट्स ऑल। आज तक अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, आज तक हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया उसमें। तो इस तरह के काम अगर मैं कहीं और रखता तो मेरे को 10 लोगों से पूछना पड़ता ना। अब तो मेरी माँ फाउंडेशन में अपनी वो थी, हम गए, हमने उनकी फीस जमा करी, बात खत्म, उनसे मिले, हमने कहा नमस्कार भाई, पढ़ाओ बच्चों को, ये करो, ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ सोच। फिर जैसे ब्लड डोनेशन मेरे दिमाग में बहुत पहले से आता था, श्रीनगर में अब तो बहुत होता है ब्लड डोनेशन, पर जब हमने शुरू किया तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, रोटरी वाले तो कराते थे, और फिर हमने रेगुलर, अब तो तब से मेरी हेल्थ खराब हुई है तब से नहीं हो पाया, नहीं तो हम रेगुलर साल में 2 कैंप तो कराते, और हमारा ऑलमोस्ट ये रहता था कि हम 200 से 300 यूनिट ब्लड की ब्लड डोनेशन को उसको दे पाए। कभी कभी हम 3 कैंप भी कराते थे, और लगातार हमने कई सालों तक ये काम किया। तो मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस स्थिति में आज हूँ, अगर मैं इस स्थिति में भी रह गया ना, तब भी गतिविधि शुरू हो जाए। फिर मिसेस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मतलब हमेशा उनका, और आज भी वो कभी, जैसे मैं कभी बहुत वो हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तब इससे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाता है, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मेरी तरफ इतना पेन होता है, तो मतलब डॉक्टर मैं को जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा भाई हम इनको इमरजेंसी से आगे नहीं ले जाएंगे, भर्ती नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं है, तो है ही नहीं कुछ इनकी बॉडी में, तो थोड़ी देर में इनका तो जो भी है आपने बात करनी है, चीट करनी है, देखना है, ये करना है, इनको देख लो, ये नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि नॉर्मली 70 से 80 के बीच में होना चाहिए, या 90 मैक्सिमम होना चाहिए, 100 मैक्सिमम होना चाहिए हार्ट बीट, मेरी 200 से ऊपर हार्ट बीट थी। तो उसने कहा कोई चांस ही नहीं है, वो फिर भी उन्होंने कहा करो, ये कुछ देते होता है, जब हॉस्पिटल आप पहुँच जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगे, पर देखो मैं निकल ही गया उससे, और 2 बार हुआ ऐसा, और तीसरी बार उल्टा हो गया। तीसरी बार क्या हुआ, दवाइयाँ खाई मैंने, उन दवाइयों से क्या हुआ कि वो कम हो गया, इतना कम हो गया कि 20 पे चला। 20 अब 20 पे तो आप, मेरा एक बार वहाँ भी हुआ, श्रीनगर में हुआ ऐसे 20, वो तो पता नहीं मेरी किस्मत रही होगी, नहीं तो उस हॉस्पिटल से बच के तो आता नहीं कोई। किस्मत तो नहीं, पर आपका जो ये हौसला है ना, जज्बा कि मैं फिर आऊंगा और मैं फिर पहुंचूंगा भाई, श्रीनगर पहुंचना है और स्वस्थ होना है जल्द से जल्द। तो वो डॉक्टर्स भी सरप्राइज करके उन्होंने कहा कैसे, फिर खैर इतना। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मेरे को जो मैं इस पीरियड में, जब मैं इस बीमारी के दौर से पिछले दूर था, मुझे श्रीनगर से इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने लोग, इतना प्यार, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीफोन में, मतलब आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे थोड़ा भी ऐसा कोई शब्द बोला होगा जिससे मैं डिमोरलाइज होता हूँ। सबका ये इदारे नहीं, क्या बात कर आप तो आपके बहुत बहुत, मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे पास शब्द नहीं। और श्रीनगर से लगाव भी इतना ही है। मैं एक बार बीच में चला गया श्रीनगर जबरदस्ती, बहुत हल्ला उल्ला झगड़ के, खैर वहाँ श्रीनगर में घुसने को, श्रीनगर जैसे आए फिर बहुत बीमार हो गया मैं, तो घर में लो जी तुम क्यों गए श्रीनगर। पर अभी है मेरी सोच श्रीनगर आने की, मतलब अभी तो नहीं, तो मैं नहीं, थोड़ा सा भी आराम करते हुए और अपने आप को समय देते हुए कुछ इस तरह का कुछ करूँगा, वहाँ पे किसी का कोई हेल्प करनी हो या कुछ करना हो, जितना मुझसे बन पड़ेगा। श्रीनगर एक ऐसा छोटा सा शहर है, लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। आप देखो ना, जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जितनी हिमालय वाले करते हैं, प्रवेश भाई करता है, और लोग करते हैं, स्कूलों के जितने प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, या कई है वहाँ पे संस्थाएं,
आपकी बिगुल एक संस्था है, वो भी करती है, संदीप रावत अच्छा, आखर वाले, आखर संस्था बहुत अच्छा काम करती है। और कई हैं वहाँ किस तरह की संस्थाएं जो करती रहती है। मतलब श्रीनगर रुकता नहीं, श्रीनगर में कभी कुछ न कुछ नहीं होता, मतलब इतनी छोटी लेकिन श्रीनगर रुकता नहीं है, पर फिर भी देखिए आपके लिए रुक रुक के कहता है कि आप जल्दी स्वस्थ होंगे और आप आएंगे। तो हमने अभी तक बात की सर के साथ में, और बात करते हुए कई बार तो मेरा भी मन भरा आया था, और कितना संघर्ष है, और उनकी पत्नी का जो सहयोग है वो वाकई काबिलिए तारीफ है। श्रीनगर के डेफिनेटली आपका ये जो याद है, याद करने का एक तरीका है जो श्रीनगर के लोगों का, और सर की स्मृतियों में जो श्रीनगर के लोग बसे हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द सर फिर से हमारे बीच में होंगे। अपने वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने जीवन संगी से ये पाया है कि जिस भी कार्य को करने की उन्होंने ठानी, जो उत्तरदायित्व उन्होंने लिए, उसे हमेशा हर जगह प्राणपण से पूर्ण किया है। बीते 3 दशक की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में जो चौरास कैंपस है, यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस का जो साइट डेवलपमेंट का जो काम था वो उन्होंने वहाँ पे उस समय भी किया, और रोड प्रोजेक्ट तो साथ में चल ही रहे थे। और उसके बाद बीआरओ छोड़ने के बाद की भी अगर मैं बात करूं तो अनेक कंस्ट्रक्शन कंपनी से ये जुड़े, और हमेशा इन्होंने निर्माण कार्यों में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारा सौभाग्य ये रहा कि श्रीनगर की भूमि के आसपास ही इन्होंने हर प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। उसके बाद ये जीवीके से जुड़े, जीवीके में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन्होंने धारी देवी के मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी का दायित्व निभाया। उस समय के भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण और मंदिर अपलिफ्टिंग तक का सौभाग्य जो है वो श्री सत्यजीत जी को ही मिला। वो हमारा सौभाग्य है और माँ भगवती का हम पर ये आशीर्वाद है। उसके साथ ही अगर हम कहें तो हमेशा ही इन्होंने श्रीनगर से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, और श्रीनगर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा ही ये प्रयासरत रहे, और प्राणपण से इन्होंने हर कार्य को निभाया है। अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं तो जब से ये RVNL से जुड़े हैं तो श्रीनगर की अगर हम पिछले समय की बात करें, जब तक रेल प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं था, अभी जो श्रीनगर की छवि जो बदल गई है, उसमें जो भी खूबसूरत कार्य दिखाई देते हैं उनमें भी जो है इनका बड़ा ही योगदान रहा है, और हमेशा इन्होंने जो है उसे बड़े ही प्राणपण से निभाया है, जिम्मेदारियों से उसको जो है बड़े ही खूबसूरती से अंजाम दिया है। और श्रीनगर से जो इनका प्रेम है वो एक ऐसा है जैसे एक बेटा अपनी माँ से जो प्रेम करता है, वही श्रीनगर के प्रति इन पर लगाव है, जिसको ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी क्या है कि आजकल जो है पिछले कुछ समय से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, और फिर भी हमारा प्रयास ये होगा कि स्वास्थ्य लाभ लेकर फिर भी अगर संभव हो पाया तो श्रीनगर के लिए जितना भी ये कर पाए तो आगे भी ये हमेशा करते रहेंगे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, इनकी अर्धांगिनी हूँ, और हमेशा मैं इनके साथ हूँ। हम सब के लिए अगर मैं परिवार की बात करूँ तो वो बड़े ही, चाहे वो हम अपनी माँ से कहें, भाई लोगों से कहें, भाई भाभी, पारिवारिक जो माहौल होता है सब में प्रेमपूर्ण सामंजस्य के साथ ही हर किसी रिश्ते को निभाते हुए अपने कार्य को हमेशा ही अंजाम देते आए हैं, बखूबी निभाते आए हैं, और हमेशा निर्माण कार्यों में समर्पित रहे हैं।